हाँ बेटा, तो मैं आपको बता रहा था, आपको याद होगा कि जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। मैंने कहा था यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों तो कोण 90 डिग्री का होता है, और जब कोण 90 डिग्री का होता है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो किया गया कार्य भी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, किया गया कार्य भी कितना आएगा? 0। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों तो उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री का हो जाता है। कोण 90 डिग्री का होता है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो किया गया कार्य भी 0 होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो चुंबकीय बल की दिशा है वो आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है, और आप सभी लोग जानते हैं कि वेग की और विस्थापन की दिशा समान होती है। जो वेग की दिशा होगी वही विस्थापन की दिशा होगी। इसका मतलब ये निकला बेटा कि मैं कह रहा हूँ चुंबकीय बल की दिशा आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, यानी चुंबकीय बल की दिशा विस्थापन की दिशा के भी कैसी होगी? लंबवत होगी। जब चुंबकीय बल की दिशा बेटा विस्थापन की दिशा के लंबवत है तो अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस कंडीशन में चुंबकीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान 0 हो। सिंपल सी बात है बेटा कि चुंबकीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, आप सामने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि समस्त बलों के द्वारा किया गया कार्य, क्या कहती है? समस्त बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है डेल्टा के। परिवर्तन क्या होगा? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अगर सपोज करो कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं तो कार्य 0 होगा। कार्य 0 होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। आपने इसको पक्षांतरित किया तो अंतिम गतिज ऊर्जा किसके बराबर आ जाएगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर और हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया तो वी फाइनल बराबर किसका आएगा? वी इनिशियल के। यानी अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों तो उस कंडीशन में किया गया कार्य 0 होता है, और जब किया गया कार्य 0 होता है तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है तो चाल में भी परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ वी इनिशियल आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, ये वी इनिशियल। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता तो चाल में भी परिवर्तन नहीं होता। अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल दोनों कैसी होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चुंबकीय बल की दिशा है वो आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, और क्योंकि आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है अतः चुंबकीय बल द्वारा किए गए कार्य का मान 0 आएगा। अतः यदि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा और चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही गति करता रहेगा और उसी चाल से वो बाहर निकल जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि आवेशित कण की गति का पथ किस प्रकार से होगा। देखो, अगर मैं कहूँ कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान बेटा 0 होता है। बल 0 होता है तो वेग और संवेग दोनों कैसे रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। वेग और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आवेशित कण के गति का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। हम कहते हैं अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान उस समय 0 होगा, और जब चुंबकीय बल 0 होगा तो उसका जो वेग है और संवेग है वो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसके जो गति का पथ होगा वो भी सरल रेखीय होगा। अगला मैं कहता हूँ यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, 90 डिग्री पर करता है, तो बेटा आवेशित कण की गति का पथ हो जाएगा वृत्ताकार, यानी वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और मैं अगर आपसे कहूं कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है, और सुनिए ये जो थीटा कोण है ना वो 0 से तो ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, क्योंकि 0 और 90 की कंडीशन आप पहले देख चुके हैं। तो उस समय आवेशित कण की गति का पथ कुंडलिनी होता है, कुंडली मार मार के, यानी ऐसे देखो, घूमता भी जाएगा आगे भी बढ़ता जाएगा, घूमता भी जाएगा आगे भी बढ़ता जाएगा, घूमता भी जाएगा आगे भी बढ़ता जाएगा। याद रहेगा ना? सिंपल सा पॉइंट क्या है? अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा तो बल 0 हो जाएगा। बल 0 होगा तो बेटा वेग और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगा।
दूसरा, अगर वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसके गति का पथ वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो गति का पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी, यानी घूमता भी जाएगा आगे ही बढ़ता जाएगा, घूमता भी जाएगा आगे ही बढ़ता। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और, जरा इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। हालांकि बेटा ये जो वीडियो मैं कल ही अपलोड कर देता, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आज आ रहा है। देखिए क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, 2 कूलाम आवेश युक्त कोई कण 5 कह देता हूं, चलो 5 टेस्ला परिमाण वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। 2 कूलाम आवेश वाला कोई कण है जो कि 5 टेस्ला परमाणु वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। यदि आवेशित कण की चाल 7 मीटर प्रति सेकंड हो तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल बताइए। क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 कूलाम आवेश युक्त कोई कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो मैंने आपको 5 टेस्ला दे रखी है। मैं कहता हूं यदि आवेशित कण की चाल 7 मीटर प्रति सेकंड है तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल आपको बताना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहें तो जो आपको दे रखा है उसे पहले लिखिए। आपको दे क्या रखा है कि इस पर आवेश 2 कूलाम है, आपको दे क्या रखा है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 5 टेस्ला है, आपको दे क्या रखा है कि लंबवत प्रवेश करता है तो कोण 90 डिग्री का है, और आपको दे क्या रखा है कि यहाँ पर जो चाल है ना वो 7 मीटर प्रति सेकंड है। आवेश आपको 2 कूलाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको 5 टेस्ला दी है, कोण 90 डिग्री का है और चाल कितनी है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो अगर मैं चुंबकीय बल की बात करूँ तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा QVB साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान आप सब लोग जानते हैं 1 होता है। जब साइन 90 का मान 1 होता है तो फॉर्मूला क्या आया QVB। तो देखो अगर मैं चुंबकीय बल निकालूं तो Q2, V कितना है 7 और B है 5, यानी आ जाएगा 70 न्यूटन। 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा 70, तो कितना आ जाएगा बेटा 70 न्यूटन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो आपने देखा तो चुंबकीय बल का मान आएगा वो 70 न्यूटन आएगा। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जो B है, इस B को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको एक नाम दिया जाता है चुंबकीय प्रेरण, इसको एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक बेटा टेस्ला होता है और इसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इसका एक मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। इसके अलावा इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसका मात्रक आप टेस्ला भी कह सकते हैं, इसका मात्रक आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, और इसका मात्रक आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। कल मैंने बताया बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से ये वीडियो मैं आपको आज अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ ही आज ही आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको
घर्षण बल और नाभिकीय बल के बारे में बता दूंगा, जिससे टॉपिक खत्म हो जाएगा और मैं इसके साथ ट्राई करूंगा कि गति वाले टॉपिक को मैं भी आज ही करा सकूँ। ओके, तो फिलहाल क्लास यहीं कंक्लूड करता हूँ बेटा, बाय।